हेलो टू ऑल ऑफ यू। ओ लेवल के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से स्टूडेंट्स हम ओ लेवल के M3 R5 यानी जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको पढ़ने जा रहे हैं और आज से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की। ये आपका कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे पूरे सिलेबस के वो टॉपिक वाइज रहेंगे और टॉपिक वाइज ही यहाँ पे MCQ आपके कवर होंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का और एग्जाम MCQ बेस्ड है, तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज सबके MCQ कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमको बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ना है, तो उसका एल्गोरिथम पढ़ना है, फ्लो चार्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया, यानी किस तरीके से उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे बांटा है। फिर हम जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी उनको थोड़ा सा अच्छे विस्तार में देखेंगे। कंपाइलेशन की प्रोसेस देखेंगे कि कंपाइलेशन क्या होता है, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और फिर फाइनली हम देखेंगे एम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये पूरा आपका चैप्टर 1 का सिलेबस भी है ओ लेवल का, तो हम ये सारी चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। देखिए बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में यहाँ पर जो तात्पर्य है वो सीधा सीधा एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से होता है। ठीक है, क्यों है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से यहाँ पे तात्पर्य? देखो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, है ना, जो कि पाइथन की है। क्या होगा इस लैंग्वेज को पढ़ के? इस लैंग्वेज को पढ़ के आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखोगे। बात ये आती है सॉफ्टवेयर को डेवलप क्यों कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि हम उससे कुछ अर्निंग कर सके। अर्निंग कैसे करेंगे? तो या तो हम सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ के किसी जॉब में लगेंगे या हो सकता है हम बिजनेस ओपन करें। तो हमारी जो जॉब होगी या हम कोई जो बिजनेस ओपन करेंगे वो किसका होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होगा, है ना। तो अब बात ये आती है कि हमारा बिजनेस क्यों चलेगा। सीधी सी बात है, कोई बिजनेस तभी चलेगा, कोई कंपनी में हम नौकरी करेंगे तो पैसा तभी देगी जब कंपनी वाले को उससे कोई फ़ायदा होगा, या हम कोई बिजनेस ओपन करें तो हमको फ़ायदा होगा। फ़ायदा किससे होता है? पीपल से। तो लोग हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पैसे देंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि होगा ये कि कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमारे पास आएगा जब हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे तब। ठीक है, तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे तब कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे पास आएगा और बोलेगा कि हमें इस तरीके की परेशानी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कॉलेज है तो उसको अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, या वो चाहता है कि अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर बन जाए जिससे उसका काम सरल हो जाए। तो कॉलेज वाले आपको अप्रोच करेंगे कि हमको एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कर सकें। तो बेसिकली क्या हुआ, जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आया है और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे। तो वो जो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया है वो लेकर आया है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉफ्टवेयर के द्वारा हल कर दो। तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर बनाकर हल करके देंगे कि ले भाई ये तेरा अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर है, इससे तेरा काम भी सरल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप उसको सॉफ्टवेयर दोगे तो सीधी सी बात है आप उससे कुछ ना कुछ पैसे कमाओगे। ओके, तो जहाँ हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है वो होती है हमारी बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन से। तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन का मॉडल देखने जा रहे हैं कि क्या होता है कंप्यूटेशन का मॉडल। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपने नोट्स बनाते चलिए। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का तात्पर्य कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे गए स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखा हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी हम उसमें लिखते हैं निर्देश, वो निर्देश जो कंप्यूटर फॉलो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम निर्देश लिखते हैं और ये निर्देश जो हमारे लिखे हुए होते हैं इसको कंप्यूटर फॉलो करता है और कंप्यूटर निर्देशों को फॉलो करते हुए कार्य को करता है। ठीक है, जैसे कि अटेंडेंस का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो अगर अगला व्यक्ति आपके पास अटेंडेंस की परेशानी लेकर आता है तो अटेंडेंस की परेशानी सॉल्व करने के लिए या अटेंडेंस को लेने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें बेसिकली निर्देश ही लिखोगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से नेक्स्ट पर्सन की अटेंडेंस को लेगा या किस प्रकार से नेक्स्ट पर्सन के अटेंडेंस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो वो किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करेगा उसके लिए आप स्टेप्स लिखोगे यानी निर्देश लिखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए जो निर्देश लिखे जाते हैं यही हमारी कहलाती है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का तात्पर्य कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे गए स्टेप से होता है। अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं प्रोग्राम की तो जान लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं और इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पर जान लेते हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक उठाइए और सारे नोट्स पॉइंट्स लिखते जाइए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है, तो ये सेंटेंस बाकायदा आपको हो सकता है एमसीक्यू में मिल जाए या फिर इन द ब्लैंक के फॉर्म में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें मिल जाए, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखा हो और यहाँ प्रॉब्लम की जगह फिल इन द ब्लैंक लिखा हो। ठीक है, तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर प्रोग्राम हम किन्हें कहते हैं? तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में कुछ निर्देश लिखते हैं या कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। यदि हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो निर्देशों का समूह यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पर प्रोग्राम कहते हैं। किसी भी समस्या को यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाएंगे या उसका प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कब कर सकते हैं? तो हमने नेक्स्ट में लिखा है कि अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं यानी कि हम नेक्स्ट पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पर्सन की प्रॉब्लम को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप जब हम करने जाएंगे उसके पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी यहाँ पे कर लेनी चाहिए या क्या क्या कार्य हमको करने चाहिए, आइए देखते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला होगा ग्राहक के साथ संचार, यानी आप पहले जो भी आप कस्टमर है उसके साथ बैठ के पहले बातचीत करोगे कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको किस लेवल तक का सॉफ्टवेयर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। देखो जितना वो काम आपको बताता जाएगा उतना ही आपका सॉफ्टवेयर बनाने का काम बढ़ता जाएगा। जितना आपका सॉफ्टवेयर में काम होगा उसकी क्वालिटी होगी, उस अकॉर्डिंग आप उससे पैसे लोगे। अब हो सकता है अगला व्यक्ति बोले मुझे तो छोटा सा चाहिए, कोई बोले मेरा तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कह रहा है मुझे तो मध्यम वर्ग का सॉफ्टवेयर चाहिए, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, एक मिडिल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कि वास्तव में उसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, जो कस्टमर आपके पास आए उससे आप बातचीत करोगे। अब जो कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताएगा उस किस आधार पे वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है, क्या उसका सब्जेक्ट है, उसको आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। यानी आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगले पर्सन की प्रॉब्लम किस विषय पर आधारित है। हो सकता है उसको वेबसाइट बनवानी हो सकता है उसको अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बनवाना हो सकता है कि उसको कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनवाना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का समझने के लिए कस्टमर से बात करेंगे यानी ग्राहक के साथ संचार करेंगे। आप जो भी ग्राहक आपको प्रॉब्लम बताएगा उसके विषय को आप अच्छे से समझेंगे। तीसरा, वो जो भी आपको प्रॉब्लम बता रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नॉलेज आपके पास भली भांति प्रकार से होनी चाहिए, है ना। जैसे कि कोई आपके पास आता है कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, मेरी वेबसाइट इस तरीके की होनी चाहिए। मान लो वो बहुत अच्छी वेबसाइट आपसे बनवाना चाहता है एडवांस लेवल की, तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जिससे वेबसाइट बनती है। मान लो कोई आपके पास काम लेकर आता है, वो काम जावा में होना है तो आपको उसके लिए जावा आना चाहिए। कोई आपके पास काम लेकर आता है कि ये काम HTML में होना चाहिए तो आपको उसके लिए HTML का आना जरूरी है। यानी जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नॉलेज कि आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे नॉलेज बेस को जानना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओ लेवल में पूछा भी गया है कि आप बताइए कि किसी भी समस्या को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉल्व करता है उससे किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना होता है या क्या क्या कार्य उसको करने होते हैं। तो निम्नलिखित ये 3 कार्य उसको जरूरी में करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो टॉपिक अभी देखा है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन वही है जो अभी हमने देखा है कि किसी भी समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित सत्य, यानी किसी भी समस्या को समझने के लिए आप इनमें से क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है नॉलेज बेस को जानेंगे, उस विषय की समस्या को समझेंगे जिससे वो आधारित है, ग्राहक के साथ संचार करेंगे, ऊपर के सभी। तो ऊपर के सभी यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम किससे कहते हैं? तो एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने में सीधी सी बात है आप कोडिंग लिखेंगे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में कोड लिखने से पहले क्या क्या कोडिंग आप लिखोगे, क्या क्या आपकी प्रोसेस होगी, आप पूरे सॉफ्टवेयर के दौरान क्या क्या करोगे, वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में आप क्या करोगे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लोगे ताकि आपका काम सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, जो आप कॉपी पे अपना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सारे
रूपरेखा लिखोगे अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वही एल्गोरिथम है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रमबद्ध या सिक्वेंशियल रूप से लिखी गई स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्या हुई हमारी, एल्गोरिथम सीक्वेंस में लिखे हुए कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं। ऊपर तो हमने बिल्कुल साधारण भाषा में इसको समझ लिया कि एल्गोरिथम किससे कहते हैं। अब जो एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए लिखेंगे, है ना, यानी कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है वो पढ़ रहे हैं कि एल्गोरिथम जो है वो सीक्वेंस में लिखे हुए कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर में दिए गए इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करता है। सीधी सी बात है, इनपुट क्या होता है जो हम सिस्टम को देते हैं, आउटपुट क्या होता है जो हमको कंप्यूटर देता है। तो हम जो कोड लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा इनपुट होगा, और जो कंप्यूटर हमको फाइनली हमारे कोड को ट्रांसफर किसमें कर देगा, आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो हम जो क्या इनपुट देंगे और कंप्यूटर हमें क्या आउटपुट देगा, इसके एक पूरी संरचना, पूरा प्रोसीजर हम पहले एक कॉपी में एल्गोरिथम के रूप में लिख लेंगे ताकि हम काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, तो एल्गोरिथम क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रमबद्ध रूप से लिखे गए निर्देश को हम यहाँ पर एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात आती है एल्गोरिथम हम कैसे लिखें। क्या हमको कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में एल्गोरिथम लिखनी होती है? नहीं। एल्गोरिथम असल में क्या होती है, हम एक जनरल अपनी भाषा में एल्गोरिथम लिख सकते हैं। असल में वो क्या होती है, हमारे समझने की एक रूपरेखा होती है। तो ऐसा नहीं है जब आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम की पूरी उस समय नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। आप एल्गोरिथम को अपनी स्वयं की भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूजर से 2 नंबर लेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे और जोड़ के हम उनका क्या कर देंगे, आउटपुट दे देंगे। एकदम सीधी सी भाषा में हमें 3 लाइन में इस एल्गोरिथम को ऐसे लिख देना है, हमें कोड के रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि एल्गोरिथम को आपको क्या कोड के रूप में लिखना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है नहीं, एल्गोरिथम को अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं या नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिपेंडेंसी नहीं होती। देखो, प्रोग्राम बनाने की लॉजिक अलग चीज़ है जो हम कंप्यूटर पे बनाएंगे, लेकिन उसकी एल्गोरिथम चाहे आप जावा के लिए ले लो, चाहे आप सी के लिए ले लो, चाहे आप पाइथन के लिए ले लो, सब एक ही होगी। यानी आप एल्गोरिथम को अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखोगे और फिर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आधार पे आप अप्लाई करोगे। जैसे आपकी 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम एक ही होगी, चाहे पाइथन, चाहे जावा, चाहे सी, लेकिन जब आप कोड करोगे तो कोडिंग आपकी डिफरेंट होगी। सी में कोड कर रहे हो तो सी के कोडिंग स्टेप्स लगेंगी, HTML कर रहे हो तो HTML की कोडिंग स्टेप्स लगेंगी, पाइथन कर रहे हो तो पाइथन की कोडिंग स्टेप्स लगेंगी, लेकिन एल्गोरिथम एक ही होगी क्योंकि वो आपकी अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखी गई है। तो एल्गोरिथम जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ठीक है, तो 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम जो हमने अभी ओरली देखी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप अच्छे से देखिए आपको 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम लिखनी है। तो अगर आपको 2 नंबर जोड़ने तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास 2 नंबर होने तो चाहिए कि कौन से जोड़ना है। तो यहीं से बस हमारी एल्गोरिथम की शुरुआत होती है कि अगर हमको 2 नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम के यहाँ पे बिगिन करेंगे, शुरुआत करेंगे, फिर रीड A एंड B का मतलब है यहाँ पे कोई 2 नंबर है ना, कोई 2 नंबर है, इसको हमने A और B से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, यानी हम 2 नंबर को रीड करेंगे या कह लीजिए कंप्यूटर रीड करेगा, फिर जो 2 नंबर रीड कर रहे हैं उनको हम जोड़ देंगे और किसी तीसरे मेमोरी लोकेशन में उनको जाके स्टोर कर देंगे। बेसिकली जो A और B है ये क्या है, ये मेमोरी के लोकेशन से जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, आपको जो प्रैक्टिकल आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, हमको कोई भी नंबर, कोई भी डाटा लेना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस तरीके से A B इस तरीके से मेमोरी लोकेशन बनाने होते हैं। यदि आप इसको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, बहुत ही डीप में इसका लेक्चर बना हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बिगिन किया, फिर हमने 2 मेमोरी लोकेशन बनाए जिसके अंदर हमारे 2 नंबर जाके स्टोर होंगे, फिर 2 नंबर को हमने जोड़ दिया क्योंकि तीसरे नंबर C नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया, इसमें जाके हमने इसको क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। फिर C में जो भी डेटा स्टोर हुआ है, सपोज A की वैल्यू 5 थी, B की वैल्यू 10 थी, तो 5 + 10 यहाँ पे जुड़ा और उसका आंसर कहाँ जाके स्टोर हो गया, C में, यानी 15। फिर हम बोल रहे हैं कंप्यूटर से कि राइट से, यानी C के अंदर जो 15 आंसर गया तो उसको हमें लिख के बता दें। जब कंप्यूटर आपको लिख के बता देगा तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, आपने एंड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सिंपल अपनी ऑन भाषा लिखी, यहाँ पे मैंने कोई भी कोडिंग की भाषा नहीं लिखी। अब 2 नंबर को जोड़ने की ये एल्गोरिथम चाहे आप C के लिए बनाओ, चाहे आप पाइथन के लिए बनाओ, चाहे आप जावा के लिए बनाओ, सबके लिए एक ही रहेगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम होती है। आगे चल के हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अब एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इनके आने की बहुत बहुत संभावना है आपकी एग्जाम में। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऐसे निर्देशों के समूह जो ये बताते हैं कि हमको अपने कोडिंग में या आने वाले टाइम में हम की जो एक्टिविटी है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करना है। तो ऐसे लिखे हुए निर्देश जो हमको बताते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में करनी है वो कहलाते हैं हमारे एल्गोरिथम। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का क्रम। तो निर्देशों का क्रम क्या होता है? तो निर्देशों को क्रम को हम कहते हैं एल्गोरिथम। अभी हमने पढ़ा एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्रमबद्ध रूप से लिखा गया सॉल्यूशन एल्गोरिथम होता है। तो यही कह रहा है कि निर्देशों का क्रम क्या कहलाता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निर्देशों का क्रम एल्गोरिथम कहलाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड एल्गोरिथम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन इंडियन मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या एल्गोरिथम किसी इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से आया है, एल्गोरिथम का नाम? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फॉल्स। ये किसी इंडियन मैथमेटिशियन के नाम के आधार पर नहीं आया, ये पार्शियन मैथमेटिशियन के नाम पर आया है। ठीक है, ये जो फारसी गणितज्ञ है उसका नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अबू जाफर, आप याद कर लेना। बाकी इनका ये पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख लेना। ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जानते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे आपने एल्गोरिथम लिखी थी अभी, तो एल्गोरिथम आपने क्या लिखा था, अपने स्टेप्स लिखेंगे। अब उन्हीं स्टेप्स को हम पिक्चर के द्वारा यानी चित्रों के द्वारा जब दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फ्लो चार्ट जो है वो किसी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, यानी कोई प्रोग्राम हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी चित्रों के द्वारा हम ये अंकित करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में क्या क्या करेंगे। तो देखो एल्गोरिथम क्या हुई, एल्गोरिथम में हम अपनी नेचुरल भाषा में निर्देश लिखते हैं, वहीं फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमने निर्देश लिखे हैं उनको चित्रों के रूप में दर्शा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम कोई भी कोड लिखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सीधी सी बात है 4-5 लाइन का तो होगा नहीं, वो काफ़ी बड़ा होगा। तो इतनी सारे कोड को, इतनी सारी लाइनों को हम एल्गोरिथम में लिखेंगे तो लिखने से ज़्यादा चित्र देखना ज़्यादा सरल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एल्गोरिथम लिखी है उसको चित्रों के द्वारा दर्शा देते हैं ताकि हमको हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ में आए, और जो डायग्राम है वो हम सब जानते हैं, हमारे दिमाग में एक तरीके से छप जाते हैं कि हमको आखिर इसमें क्या क्या काम करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाने के जो निर्देश हैं उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में या चित्रों के रूप में तैयार करते हैं, उसी को हम यहाँ पर फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लो चार्ट में स्पेसिफिक टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हमने कहा ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हर चीज को हम एक निश्चित चित्र में अंकित करेंगे। तो हर चीज से क्या मतलब हुआ, देखो कंप्यूटर में मुख्य रूप से जैसे 3 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इनपुट को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोसेसिंग को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कंडीशन आ रही है, कोई लॉजिक लग रहा है, हर चीज़ को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर चीज़ के अपने अलग अलग डिफरेंट बॉक्स होंगे। तो आइए हम यहाँ पे हर चीज़ के स्पेशल सिम्बॉल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट में किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित बॉक्स के आधार अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कौन सा बॉक्स हमें किसी निश्चित कार्य के लिए लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ओवल, लाइन, रेक्टेंगल, बॉक्स, इस तरीके के बॉक्सों को हम यूज करेंगे। तो अच्छे से डीप में देख लेते हैं कि कौन कौन से बॉक्स होंगे। तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले आपको बॉक्स दिख रहा है ओवल शेप का, ये आपका टर्मिनल सिंबल कहलाता है। इसको स्टार्ट या स्टॉप या बिगिन या स्टॉप के नाम से हम जानते हैं, या बिगिन या एंड के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपको इस रेक्टेंगल रूप में दिख रहा है, ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन का, ये हमारा असाइनमेंट और एक्सप्रेशन के लिए बॉक्स होता है। यानी हम कोई असाइन करेंगे, असाइन का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, आगे जब हम प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम देखेंगे वैल्यू को कैसे असाइन किया जाता है। तभी सिर्फ और सिर्फ आप जान लीजिए, हम यदि किसी वैल्यू को असाइन करते हैं या कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो हम उसके लिए इस तरीके का रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अभी हम आने वाली स्लाइड में इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक बॉक्स आता है जो कि
होने को थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन गौर से देखिए तो इस यहाँ पे जो आपकी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। इसको हम यहाँ पे पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो इस तरीके का जो बॉक्स होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज में आता है। ये जो बॉक्स होता है इसको हम डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, और क्योंकि इसका शेप जो है वो डायमंड जैसा है, लेकिन हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई कंडीशन लगाना है, तो इस तरीके का बॉक्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल होता है ये कनेक्टर कहलाता है, और जितनी भी एरो लाइन्स है ये हमारी कहलाएंगी फ्लो लाइन। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी एल्गोरिथम है 2 नंबर को जोड़ने की। तो यहाँ पे तो हमने नॉर्मल एल्गोरिथम लिखी है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया ताकि हमको फ्लो चार्ट अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बिगिन का मतलब स्टार्ट होना। तो स्टार्ट होने के लिए कौन सा सिंबल होता है, अभी मैंने आपको बताया ओवल शेप का। तो देखिए ओवल शेप में मैंने लिखा है स्टार्ट। फिर रीड ए बी, जब भी आप कोई भी इनपुट लेंगे तो इनपुट को ऐसा बॉक्स जिसमें कि आपके वर्टिकल लाइन हल्के से टेढ़े गए हों, इस तरीके के बॉक्स में लिखना होता है। तो ये देखिए रीड ए बी का मतलब होता है कि कंप्यूटर आपसे 2 नंबर को रीड कर रहा है। तो कंप्यूटर रीड कर रहा है यानी कंप्यूटर इनपुट ले रहा है, तो इनपुट को आपको इस तरीके के बॉक्स में लिखना होता है। फिर C = A + B, ये इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर 2 वैल्यूज जो है वो ऐड हो रही हैं और ऐड होके C मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके स्टोर हो रही हैं। तो बेसिकली ये जो भाग है ये प्रोसेसिंग का भाग होता है। तो इस भाग को हम प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखते हैं, और प्रोसेसिंग बॉक्स हमारे इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में होता है। फिर राइट C, यानी जो C के अंदर डेटा उसको क्या कराना है, राइट करना है यानी प्रिंट कराना है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। देखो कंप्यूटर कोई भी चीज़ प्रिंट किस पे करवाता है, स्क्रीन पर, और स्क्रीन हमारी क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो आउटपुट डिवाइस वो होती है जो हमको आउटपुट देती है। तो कंप्यूटर के ऊपर जो आउटपुट आएगा बेसिकली, तो कंप्यूटर के अंदर ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या है, बेसिकली आउटपुट है ना। तो जो आउटपुट है वो भी हमारा इसी तरीके के बॉक्स में आता है जिस तरीके के बॉक्स में इनपुट जाता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए बॉक्स सेम होते हैं। ये हल्के से इनके वर्टिकल लाइन्स जो है वो टेढ़े होते हैं। यदि इसके नाम की बात करें तो इसको हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कहते हैं। अब फ्लो चार्ट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पढ़ते हैं तो ये बोल रहा है जो एल्गोरिथम है क्या किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, नहीं, एल्गोरिथम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट, और एल्गोरिथम होता है साधारण भाषा में लिखे गए निर्देश। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और क्वेश्चन है क्या एल्गोरिथम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रोग्राम का, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नो, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, यानी किसी एल्गोरिथम को, यानी जो आपकी कॉपी में लिखे गए निर्देश हैं उसको हम यदि डायग्राम के द्वारा दर्शाना चाहें, यदि हम उसे डायग्राम के द्वारा दर्शाना चाहें तो हम किसका यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, फ्लो चार्ट। किसी भी एल्गोरिथम को यदि हमें डायग्राम के द्वारा दर्शाना है तो हम उसके लिए फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टेप्स लिखे हैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं या किसके द्वारा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये चीज हमने हिंदी में यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे, सही आंसर हमारा क्या होगा, फ्लो चार्ट। यहाँ पे ग्राफिकल, डायग्रामेटिक इस तरीके के वर्ड्स आ जाए समझ लो, वहाँ पे आपका क्या आएगा, फ्लो चार्ट ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या फ्लो चार्ट को हम स्टैंडर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल से यहाँ पे मतलब है कि हम क्या हर पर्टिकुलर चीज को, यानी जैसे हमने कोई एल्गोरिथम लिखी है तो एल्गोरिथम में पर्टिकुलर चीज होती है, जैसे कि इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ कंडीशंस होंगे, कई तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं। तो हर चीज को फ्लो चार्ट में हम एक स्पेशल यानी एक स्टैंडर्ड सिंबल या स्टैंडर्ड बॉक्स के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, फ्लो चार्ट में हम हर चीज को अलग अलग, यानी कि अलग अलग चीज को अलग अलग बॉक्स में या अलग अलग सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख चुके हो, इनपुट के लिए अलग प्रकार का बॉक्स होता है, आउटपुट के लिए अलग प्रकार का बॉक्स होता है, स्टार्ट और एंड करने के लिए अलग प्रकार का बॉक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स के रूप में कि क्या फ्लो चार्ट को हम स्टैंडर्ड सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन बॉक्स के बारे में पूछ रहा है कि डिसीजन बॉक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा डिसीजन बॉक्स है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है।
ये इस तरीके का कुछ बॉक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हम कोई कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि सपोज मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 10, है ना। ये एक कंडीशन है जो हम कंप्यूटर को देंगे, तो इस कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो दो ही चीजें होंगी, या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होगी। 5 10 से बड़ा है, या तो ये ट्रू हो सकता है या नो हो सकता है। तो अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, एक वे पकड़ेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, यस, कि ये कंडीशन यस है तो ऐसा करो, इस दिशा में जाके काम करो, और ये कंडीशन नो है तो फिर आपको इस दिशा में जाके काम करना होगा। ओके, तो इस तरीके का जो बॉक्स होता है इसको हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो डिसीजन बॉक्स है वो क्या रेक्टेंगल शेप में होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। डिसीजन बॉक्स रेक्टेंगल शेप में नहीं होता, बल्कि इस तरीके के शेप में होता है डिसीजन बॉक्स, और इस शेप को हम यहाँ पर बोलते हैं डायमंड बॉक्स। ध्यान रखिएगा, इस शेप का नाम होता है डायमंड। ओके, सो डिसीजन बॉक्स जो है उसको हम डायमंड शेप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा तो हम प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लो चार्ट में हमें कोई भी चीज टेस्ट करनी है या किसी कंडीशन को टेस्ट करना है तो हम किस प्रकार के बॉक्स का यूज करते हैं। तो अभी आपने देखा था किस तरीके का बॉक्स का आप यूज करते हो, तो इसके लिए कुछ हम इस तरीके का बॉक्स का यूज करते हैं। इस बॉक्स के कई सारे नाम है, इसको हम डायमंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम कंडीशन बॉक्स भी कह सकते हैं। ओके, तो कंडीशन टेस्ट करने के लिए हमेशा और हमेशा इसी तरीके के बॉक्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसीजन जो है डिसीजन बॉक्स के अंदर हम टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लो चार्ट में हमको शुरुआत और एंड करने के लिए किस सिंबल का यूज करना होता है, या किस सिंबल का यूज किया जाता है स्टार्ट और एंड के लिए। तो हमने देखा था लेक्चर में कि हम उसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके का जो ओवल शेप है इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके का ओवल शेप का जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके का जो ओवल शेप है इसके अंदर स्टार्ट और एंड करते हैं अपने प्रोग्राम को या अपने फ्लो चार्ट को शुरू कर या खत्म करते हैं इस बॉक्स के थ्रू। इसका जो शेप है इसको हम ओवल शेप कहते हैं और इस बॉक्स का नाम होता है टर्मिनल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस बॉक्स जो है वो किस शेप का होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वो हमेशा हमेशा आपका इस तरीके का रेक्टेंगल शेप का होता है ना, ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रेक्टेंगल शेप होता है इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। इसके हम प्रोसेस लिखते हैं कि असल में यहाँ पे कंप्यूटर को या जो प्रोसेसर उसको क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर इसको बोल दिया 10 + 5, यानी जब हम प्रोसेसर को बोल रहे हैं कि तेरे को 2 नंबर जोड़ना है, तो 2 नंबर जोड़ने का जो स्टेप है उसको हम इस तरीके के रेक्टेंगल बॉक्स में दर्शाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू इस बॉक्स के अंदर ही आएगी। मैंने आपको रैंडमली इसको बना के दिखाया है हाथों हाथ, तो ये वैल्यू बाहर चली गई। तो इस तरीके का रेक्टेंगल बॉक्स होता है और उसी के अंदर ये प्रोसेसिंग की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वो आपके रेक्टेंगल शेप का होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगेन यहाँ पर गलत आंसर लिखा हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा रेक्टेंगल बॉक्स, यानी रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि फ्लो चार्ट हमारा 2 डिफरेंट पेजेस पर है ना। देखिए, जैसे मान लो एक पेज पे आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, अब फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपका फ्लो चार्ट काफी बड़ा हो गया और वो एक पेज पे नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात है आप दूसरे पेज पे बनाओगे आने जो भी अगली स्टेप्स हैं फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट को जो आपने एक पेज पे बनाया है, अब आपको दूसरे पेज के जो स्टेप्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप किस तरीके के सिंबल का यूज करोगे। तो ध्यान रखना, अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, आपका पहला पेज खत्म हो जाता है, आप दूसरे पेज पे पहुंचते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा और हमेशा कनेक्टर सिंबल का यूज करोगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपको एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को फ्लो चार्ट में जोड़ना हो तो आप किस तरीके के सिंबल का यूज करते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एरो लाइन का। हमें जब एक बॉक्स से
सपोज ये एक बॉक्स है और ये सपोज हमारा दूसरा बॉक्स है, इनको आपस में जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए हम फ्लो चार्ट में किसका यूज करते हैं, एरो लाइन का। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो डिसीजन बॉक्स है, अब देखिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डिसीजन बॉक्स है क्या उसको हम रेक्टेंगल शेप में दर्शाते हैं। तो डिसीजन के लिए हम हमेशा इस तरीके के बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डिसीजन लेने के लिए क्या हम रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पूछ रहा है क्या फ्लो चार्ट को यूज करने का जो है पहला एडवांटेज है इफेक्टिव एनालिसिस, यानी कि आप प्रोग्राम को अच्छे से जांच कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। क्या आप एक प्रोग्राम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो फ्लो चार्ट के द्वारा। क्या फ्लो चार्ट यदि आपने बना लिया है तो आप एक बहुत अच्छी कोडिंग कर सकते हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी एक फ्लो चार्ट का यूज करके आप अपनी कोडिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हो, ठीक है। इसलिए कोड करने से पहले की जो सबसे पहली स्टेप होती है, आप उसमें एल्गोरिथम लिखो, देन उस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाओ, और फ्लो चार्ट जब बन जाए तो उसके आधार पे आप कोडिंग करो। इससे आपका टाइम भी कम खर्च होगा, आपको कोडिंग में क्या क्या करना है अच्छे समझ में आएगा, आपने कोई गलती तो नहीं करती वो भी यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, और आप अच्छा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि एक अच्छी तरह से लिखा हुआ एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आपको एक अच्छा प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यस, यानी ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, यानी देखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी थोड़ा विस्तृत रूप में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानेंगे। चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, जैसे कि हम मानव एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या एक दूसरे को अपनी बातें समझाने के लिए किसी न किसी भाषा का यूज़ करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज का तो यूज़ करते हैं ना, या तो हम हिंदी बोलते हैं या फिर हम इंग्लिश बोलते हैं। इस तरीके से कोई सी भी भाषा एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर में काम करता है। यानी एक तरीके से सॉफ्टवेयर जब हम बना देते हैं तो कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर के अनुसार ऑटोमेटिक कार्य करता है। अब क्यों कर पाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम कुछ निर्देश लिखते हैं और कंप्यूटर जो है हमारा उन निर्देशों को ही समझता है, ठीक है। अब जो हम निर्देश लिखेंगे वो किसी ना किसी भाषा में तो होंगे ना। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो कोई ना कोई भाषा की तो होती है ना वो लिखी हुई चीज़, या तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा की होगी, तभी तो हम कोई चीज़ लिख पाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते हैं, कुछ ऐसे कोड लिखते हैं जिसको कंप्यूटर समझता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उसको हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ओके। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम हमेशा और हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे लिखा है कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे कोडिंग या प्रोग्रामिंग लिखने के लिए प्रयोग में लाने वाली भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो जनरेशन के आधार पर चेंज हुई है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया गया है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले आती है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी डिजिट यानी 0-1 का यूज करते थे, और 0-1 के अलावा हम इसमें हेक्साडेसिमल कोड का भी यूज करते हैं, ठीक है। यानी मशीन भाषा में यदि हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हम 0-1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर को कमांड देंगे या सॉफ्टवेयर लिखेंगे, या फिर हम हेक्साडेसिमल कोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हेक्साडेसिमल कोड है ना, ये बहुत अपठनीय होता है, ये हम नॉर्मल इंसान तो उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं सकता। ये हेक्साडेसिमल जो कोड है वो कंप्यूटर ही समझ सकता है अच्छे से, ठीक है। तो एक टाइम था जब हमको इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता था, और उस समय लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन की भाषा में सारे काम होते थे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक पॉइंट एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज को किस लेवल की लैंग्वेज जाना जाता है। तो मशीन लैंग्वेज को हम यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ओके। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की 3 ब्रॉड कैटेगरी में सबसे पहले हमारी मशीन लैंग्वेज, जिसमें बाइनरी डिजिट या हेक्साडेसिमल डिजिट का यूज़ होता है, जो कि नॉर्मली हमारे द्वारा तो अपठनीय होती है, और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज के बाद हमारे पास एक नई लैंग्वेज बन के है, इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें जैसे जोड़ना है तो ऐड
कोड आएगा हमको, मतलब ऐड इस तरीके से हम कोड लिखेंगे कि हमें 2 नंबर को जोड़ना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB लिखेंगे। तो ये जो कोड है ना, इनको हम नेमोनिक कोड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसमें एम जो है वो साइलेंट होता है, इसकी स्पेलिंग इसी तरीके से लिखी जाती है, एम साइलेंट होता है और हम यहाँ पे लिखते हैं नेमोनिक। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन को काफी पूछा जाता है, मिलते जुलते क्वेश्चन है। इसे मशीन लैंग्वेज में किस लेवल की लैंग्वेज कहते हैं, तो हम लो लेवल की लैंग्वेज कहते हैं। इसी प्रकार असेंबली लैंग्वेज को हम यहाँ पे मिडिल लेवल की लैंग्वेज भी कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, मिडिल लेवल लैंग्वेज तो कहते हैं, लेकिन कई राइटर इसको लो लेवल लैंग्वेज ही मानते हैं, क्योंकि आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज से ही बनी है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज की जो डिजिट्स है ना 0 1 1 0, ये भी यहाँ पे यूज होती है। यानी असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड तो यूज होंगे, नेमोनिक कोड के साथ साथ यहाँ पे जो बाइनरी डिजिट है वो भी यूज होती है, ठीक है। तो कई राइटर्स तो इसको लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं और कई राइटर्स को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आता है कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और वहाँ पे मिडिल का ऑप्शन ना हो, तो ये यहाँ पर ट्रू आंसर माना जाएगा। ओके, सो असेंबली लैंग्वेज को कुछ राइटर तो लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं और कुछ राइटर्स को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। लो लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशीन लैंग्वेज में जो फीचर्स थे, जैसे बाइनरी डिजिट थे, हेक्साडेसिमल थे, वो असेंबली लैंग्वेज में भी यूज होते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज से फायदा हो गया था कि हमको कुछ एडवांस कोड मिल गए थे, है ना, न्यूमेरिक कोड मिल गए थे। तो मशीन लैंग्वेज के फीचर यूज होने के कारण कई राइटर्स इसको लो लेवल लैंग्वेज ही मानते हैं और इसमें कुछ नए फीचर्स यानी नेमोनिक कोड ऐड हो जाने के कारण कई सारे राइटर्स इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी मानते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके की लैंग्वेज कही जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसमें हमने जनरल इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि प्रिंट क्या होता है, एक आउटपुट कमांड होती है। तो अगर हमें स्क्रीन पे कोई भी चीज देखनी है तो हम उसको सिस्टम से क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट कमांड देंगे तो हमें याद भी बहुत अच्छे से हो गई, और जब हम इसका कोड बनाएंगे तो उसमें प्रिंट लिख देंगे तो हमारे लिए बहुत ही सरलता होगी कि हमें कोई चीज प्रिंट करानी है ना, तो हम सीधा प्रिंट लिखेंगे। यदि इसके विपरीत हम असेंबली लैंग्वेज में चले जाएं तो इसके लिए हमको कोड लिखना होगा, क्या चीज प्रिंट करानी है उसकी डिजिट्स लिखनी होगी, जो कि टफ पड़ती थी। और उससे भी ज्यादा टफ हमारे लिए पड़ जाती थी मशीन लेवल लैंग्वेज में, जब हमको सारा काम 0 1 के फॉर्म में ही करना होता था, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमको नॉर्मल जनरल इंग्लिश वर्ड्स मिल गए, जिससे कि हमारा काम काफी सरल हो गया, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे प्रिंट, स्कैन का मतलब होता है इनपुट। जब भी सिस्टम से कोई चीज इनपुट लेनी है तो हम स्कैन का यूज करेंगे, जब आउटपुट देना है तो प्रिंट का यूज करेंगे। तो हमारे लिए काफी सरल हो गया इसको समझना, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड का यूज होता है जो कि मानव को समझने के लिए काफी सरल होते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और किस पर्पज से यूज में ली जाती हैं। तो यहाँ पे है कोबोल जो है बिजनेस एप्लीकेशन, ये बिजनेस के पर्पज से हम कोबोल एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठ के आता है कि बिजनेस पर्पज से यूज होने वाली एप्लीकेशन कौन सी है, तो कोबोल है। जनरल पर्पस लैंग्वेज कौन सी है जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है आज के टाइम में, या पॉपुलर है आज के टाइम में, तो वो है आपकी C++। तो इस तरीके का ये पूरा चार्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। जो कोबोल है वो बिजनेस एप्लीकेशन है। जो फॉर्ट्रन है इसको इंजीनियर और साइंटिफिक लोग यूज करते हैं, यानी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन मानी जाती है फॉर्ट्रन। पास्कल जो है वो एक जनरली टीचिंग टूल है, यानी टीचिंग के लिए अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए पास्कल बेस्ट लैंग्वेज होती है। C++ जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और आज के टाइम में भी देखा जाए तो C++ ही काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि हम जो आजकल यूज़ करते हैं ना पाइथन, जावा, ये सब C के ऊपर ही आधारित बने हुए हैं, ठीक है। तो C आज के टाइम में भी काफ़ी पॉपुलर है। प्रोलॉग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है उसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, प्रोलॉग। जावा है, जावा भी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ इनके फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इनके फुल फॉर्म आप यहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम इनके से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि बाइनरी नंबर यूजेस ओनली डैश डिजिट, यानी जो बाइनरी नंबर है वो केवल और केवल अंकों का उपयोग करता है। यानी जो बाइनरी नंबर है वो कितने अंकों का उपयोग करता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। जो बाइनरी नंबर है वो केवल और केवल 2 अंकों का यानी 2 नंबर का यूज करता है, जो कि कहलाते हैं आपके 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो पूछ रहा है कि मशीन लैंग्वेज क्या है।
तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि हम 0 और 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसको देखो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो मशीन लैंग्वेज है इसका उपयोग 0 या 1 अंक का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। संचार से सीधा सा मतलब यहाँ पे कोडिंग से ही होता है कि कंप्यूटर से आपको संचार करना है तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर भाषा का यूज करोगे। और कंप्यूटर भाषा किस तरीके से दोगे कंप्यूटर को? तो कोडिंग तैयार करके, यानी एक प्रोग्राम तैयार करके आप कंप्यूटर को दोगे, उसी के द्वारा हम कंप्यूटर से संचार कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होता था? हम 0 1 के फॉर्म में सारा कार्य करते थे या कंप्यूटर को सारा कार्य 0 1 के फॉर्म में ही बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती है तो कह रहा है असेंबली लैंग्वेज इज अ डैश लैंग्वेज। इसका हिंदी में नहीं लिखा यहाँ पर, रह गया तो आप लिख लेना कि असेंबली लैंग्वेज को हम डैश लैंग्वेज कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को हम किस तरीके की लैंग्वेज कहते हैं? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज तो हम नहीं कहते, हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारी C++ इस तरीके की। तो असेंबली लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कहते। लो लेवल लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है मशीन, चौथा है बाइनरी। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि असेंबली लैंग्वेज को कुछ राइटर्स तो लो लेवल लैंग्वेज ही मानते हैं और कुछ राइटर यहाँ पे मिडिल लेवल लैंग्वेज मानते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लो लेवल का मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो लो लेवल यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। एक बात तो ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता था कि यहाँ पे लो लेवल के साथ साथ मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आ जाए। तो मान लो लो के साथ साथ मिडिल लेवल लैंग्वेज दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आपको उस कंडीशन में मिडिल लेवल ही चुनना है। ठीक है, क्योंकि हमारे आज के टाइम के नए राइटर्स को मिडिल लेवल लैंग्वेज ही मानते हैं, लेकिन जो पुराने राइटर्स थे वो उसको लो लेवल लैंग्वेज मानते थे। ठीक है, तो दोनों ही केस में सही होती है। इसको लो भी बोल सकते हैं, इसको मिडिल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने दोनों ही ऑप्शन आ जाए, लो भी आ जाए मिडिल भी आ जाए, तो मिडिल को चुनना। यदि लो अकेला आता है तो लो को चुनना है, यदि मिडिल अकेला आता है तो आपको यहाँ पे मिडिल को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? मोर देन लो लेवल, यानी जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ी अपर है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी सी डाउन है। तो इस कारण हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और लो लेवल से अपर होने का मतलब है कि लो लेवल के फीचर्स ही असेंबली लैंग्वेज में आए हैं, इस कारण हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो कई राइटर्स इसको लो लेवल मानते हैं, कई राइटर्स को मिडिल लेवल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है या ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम नेमोनिक कोड का यूज करते हैं? तो नेमोनिक कोड हम किस में यूज करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। हमने अभी देखा कि असेंबली लैंग्वेज में हम नेमोनिक कोड का यूज करते हैं, जैसे कि ऐड, सब, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो लैंग्वेजेस आपको 2-3 मैंने बताई थी उनके फुल फॉर्म जानना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है वो लेवल में कि कोबोल का पूरा नाम बताओ, ऐसा पूछा जाता है। या फिर ऐसा भी आ जाएगा कि कोबोल का पूरा नाम क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडिटर के बारे में। ठीक है, एडिटर क्या होता है? देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जो हम कोडिंग लिखेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उस कोडिंग को कहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर पे, यानी कंप्यूटर पे कहीं टाइप तो करेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमको कोड लिखने की सुविधा प्रदान करते हैं उनको हम एडिटर कहते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है और ये सी का प्रोग्राम है। सी लैंग्वेज में इस तरीके के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, इस तरीके से पाइथन में थोड़े डिफरेंट लिखे जाते हैं, C++ में थोड़े डिफरेंट लिखे जाते हैं। प्रोग्राम तो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन उन प्रोग्रामों को लिखने के लिए हमको कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकें, या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकें या कोडिंग लिख सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एडिटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो जान लेते हैं हम यहाँ पे एडिटर के बारे में कि एडिटर क्या होता है। तो देखिए, एडिटर जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम की उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं, या कह लीजिए कि हमारी कार्य करने की दक्षता को बढ़ा देते हैं, यानी हमारे कार्य को सरल बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अगर यूटिलिटी को आपको अच्छे समझना है तो ये जानिए कि यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कई प्रकार के होते हैं।
जरूरी नहीं सिर्फ एडिटर होता है, कई प्रकार के होते हैं। डिस्क को क्लीन करने का जो सॉफ्टवेयर होता है जिससे डिस्क क्लीन हो जाती है वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनमें से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है हमारा एडिटर। एडिटर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से, या ये कह लीजिए कि एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को कोड लिखने की सुविधा प्रदान करता है, या यूजर को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसके सहायता से प्रोग्रामर या यूजर अपने कोड को लिख सके। बेसिकली जो एडिटर है वो प्रोग्रामर को कई तरीके की सुविधा प्रदान करता है कोड लिखने की। जैसे कई तरीके के एडवांस एडिटर्स हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप अगर कोड लिखोगे ना, तो कोड जब लिखोगे तो जो आपके अलग अलग कोड है ना वो अलग अलग कलर्स में आएंगे। जैसे कि कुछ कोड ब्लू कलर में आएंगे, कुछ कोड रेड कलर में आएंगे, कुछ ब्लैक कलर में आएंगे। वो जब आप कोड करते हो ना तो देखते देखते आपको आदत हो जाती है कि भैया कौन सी चीज़ हमारी ब्लू में आनी चाहिए, कौन सी ग्रीन में, कौन सी रेड में। वो जब हम कोड करते हैं ना तब हमारी प्रैक्टिस होती है, और ये हम तभी देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी सिर्फ जान लीजिए। तो कई सारे एडिटर ऐसे होते हैं जो कि आपके कोडों को क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग प्रकार के कोड को अलग अलग कलर्स में शो करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी सुविधा ये हो जाती है कि अगर हमने कोई कोड गलत लिख दिया और हमको ये आइडिया तो लग गया कि किस कलर में आना चाहिए, मान लो ये हमने जो कोड लिखा है वो रेड कलर में आना चाहिए और वो रेड में नहीं दिख रहा, तो हम वही समझ जाएंगे नहीं, हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, ये कोड हमें रेड कलर में दिखना चाहिए था, या ये कोड हमें ब्लू कलर में दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिख रहा हमको ये ब्लू कलर में। यानी हमसे यहीं पे कोई ना कोई गलती हो गई और हम वहीं पे उस गलती को क्या कर देते हैं, सुधार देते हैं। तो इस तरीके के एडिटर हमको कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मोस्ट कॉमन एडिटर है या मोस्ट कॉमन एडिटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। होने को लिनक्स में भी आते हैं, यूनिक्स में भी आते हैं, उसमें अलग प्रकार के एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं, विंडोज में अलग प्रकार के आते हैं। तो विंडोज के सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि अधिकतर लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला एडिटर है वो होता है नोटपैड और वर्डपैड। ये जो एडिटर होते हैं, नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, ये नोटपैड वर्डपैड एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ठीक है, तो जो एडिटर है ध्यान रखिएगा, जो आपके एडिटर्स होते हैं उनको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने नोटपैड वर्डपैड को देखा होगा, ये एक तरीके से क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं। इसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये टेक्स्ट है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे आप हो सकता है नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो तो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे आप कोई लेटर तैयार कर रहे हो, आप कोई कुछ और लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो टेक्स्ट हो गया। अब उसी टेक्स्ट को यदि आप कोडिंग का रूप देना चाहो, यानी आपने कोडिंग के आपने स्टेटमेंट लिख दिया तो वो कोडिंग हो जाएगी, है ना। तो ये जो आपके वर्डपैड है, नोटपैड है, बेसिकली टेक्स्ट एडिटर ही कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रोग्राम करने की या कोडिंग करने की सुविधा मिलती है। ये जो आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ये जो आपके एडिटर होते हैं, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा लाइन एडिटर। लाइन एडिटर एक ऐसा एडिटर होता है जिसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, लाइन बाय लाइन। तो एक एक लाइन का तो ध्यान रखिए रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन लाइन एडिटर की विशेषता होती है कि मान लो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स लिखी हुई है, मान लो 5, 10, 15 कई सारी लाइन्स लिखी हुई हैं, तो लाइन एडिटर एक समय में एक ही लाइन पे ध्यान देता है, यानी एक ही लाइन पे केयर करता है। और ये लाइन एडिटर एक बाबा आदम के जमाने में यूज होता था, अब तो कोई इसको यूज में नहीं लेता। ठीक है, तो लाइन एडिटर एक ऐसा एडिटर जो कि पुराना है और इसमें एक बार में एक ही लाइन की केयर की जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका आता है टेलीप्रिंटर, एडलिन, टैको, ये आपके लाइन एडिटर सॉफ्टवेयर है। दूसरा आता है स्ट्रीम एडिटर। तो ये लाइन एडिटर से एडवांस है, तो यहीं से समझ जाइए लाइन एडिटर में क्या हो रहा है, एक एक लाइन। तो स्ट्रीम एडिटर एक तरीके से आपके पूरे पैराग्राफ की केयर करता है, यानी पूरे पैराग्राफ का ध्यान रखता है, या कह लीजिए पूरे पैराग्राफ पे काम करता है। तो ये एडिटर आपके एसएडी एडिटर के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो एसएडी एडिटर है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तीसरा आता है स्क्रीन एडिटर। स्क्रीन एडिटर नाम से समझ जाइए जो पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी स्क्रीन है, इसमें आपको क्या क्या सुविधा दिख रही है, देखो ये कर्सर है, रेड कलर का ये कर्सर मूव कर रही हूँ, है ना। तो ये जो रेड कलर का कर्सर मूव हो रहा है ये आसानी से आपको मूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, यानी अपने पॉइंटर से काम करवा सकती हूँ। तो ऐसे एडिटर जो मुझे पॉइंटर की सुविधा दे रहे हैं, या स्क्रीन पे कर्सर को मूव करने की सुविधा दे रहे हैं, या कह लीजिए कॉपी पेस्ट जो आप आजकल करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, इनकी सुविधा दे रहे हैं, ऐसे एडिटर स्क्रीन एडिटर कहलाते हैं। तो ये आज के जमाने के एडिटर हैं स्क्रीन एडिटर। तो स्क्रीन एडिटर वो एडिटर होते हैं जिसमें आप माउस के पॉइंटर को आसानी से यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे कर्सर को देख सकते हैं। ऐसे एडिटर आपके स्क्रीन एडिटर कहलाते हैं और आज के टाइम में यूज होते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं।
तो इस एडिटर का जो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका नोटपैड। अब नोटपैड आता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड के साथ साथ एक और एडिटर आता है जिसको कि हम वर्डपैड कहते हैं, तो उसको हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका चौथे नंबर का एडिटर है जिसको हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही शानदार एडिटर है। देखिए इसके पहले जो एडिटर था वो था, क्या पढ़ा हमने, नोटपैड। आजकल के कंप्यूटर में यानी आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, लेकिन नोटपैड में क्या है, आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो, उसके थोड़े से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सको या कोई क्रिएटिविटी डाल सको, ऐसा कुछ नहीं कर सकते नोटपैड में ना। लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है ये आपका एक बहुत ही अच्छा एडिटर होता है जिसमें आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, और ये आपके चौथे नंबर का एडिटर है। पांचवें नंबर का एडिटर होता है स्ट्रक्चर एडिटर। स्ट्रक्चर एडिटर ऐसे एडिटर होते हैं जो प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं, यानी आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है तो उसके लिए आप पर्टिकुलर उस प्रोग्राम का एडिटर लेंगे। जैसे आपको C++ लिखनी है तो C++ का एक एडिटर ले लीजिए। वो क्या करेगा, स्पेशली आपके सी के ऊपर कोडिंग, सी के ऊपर फोकस करेगा। आपको जावा लिखनी है तो जावा से रिलेटेड आप कोई एडिटर ले लीजिए, तो वो क्या करेगा, आपकी जावा की कोडिंग करने में आपको कई सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। जैसे कि आप कोई कोड लिख रहे हो तो उसकी स्पेलिंग बकायदा दे देगा कि इसको इस तरीके से लिखो, आपको एरर बता देगा, आपको नोटिफिकेशंस दे देगा, कई सारे काम आपके कर देगा, है ना, आपके काम को काफी सुविधाजनक बना देगा। तो ऐसे एडिटर जो प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं उसको हम स्ट्रक्चर एडिटर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो नेटबीन्स IDE है, जी एडिट है। अब एडिटर से आने वाले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है एडिटर इज, यानी एडिटर क्या कहलाता है। तो आपने अभी पढ़ा है एडिटर क्या कहलाता है, तो एडिटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा एक सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है लाइन एडिटर। लाइन एडिटर किसे कहते हैं, अभी हमने देखा जो एक बार में एक ही लाइन की केयर करता है, दैट इज द लाइन एडिटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम बता रहे हैं वेयर बेसिक यूनिट इज वन लाइन ऑफ ऑपरेशन। यानी लाइन एडिटर की जो खास बेसिक यूनिट है वो यही है कि वो एक बार में एक ही लाइन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है जो ट्रांसलेट करते हैं, बट क्या ट्रांसलेट करते हैं, क्यों हमें इनकी आवश्यकता हो रही है। तो देखिए इसके पहले आपने पढ़े थे लाइन एडिटर, ठीक है। तो लाइन एडिटर में हमने देखा था ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं कि आप इसमें अपना प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है। अब आज के टाइम के जो जनरली हमारे जो एडिटर्स हैं या हमारे जो आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होती है, यानी यूजर उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है या प्रोग्रामर उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, बट कंप्यूटर उसको अच्छे से नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे आपको मशीन की भाषा में जैसे काम करना होता था ना, जैसे आप सभी जानते हैं मशीन की भाषा होती है 0 1 1 0, तो ये होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें आपको मशीन की भाषा में काम नहीं करना पड़ता। तो मशीन की भाषा में काम नहीं करना पड़ता यानी आपको अपनी ऑन या फिर ये कह लीजिए जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से तरीके से आपको 2 नंबर का जोड़ चाहिए। आप चाहते हो कंप्यूटर की जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर 2 नंबर के जोड़ का आंसर आ जाए, कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं। जैसे कि सपोज आप चाहते हो कि 2 + 3 इनके जोड़ का एक आंसर आ जाए, आपको एक प्रोग्राम बना रहे हैं और 2 + 3 का आपको एक आंसर चाहिए, तो आप जनरली क्या करेंगे 2 + 3 लिखेंगे ब्रैकेट्स में और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंट, PRINT। तो क्या होगा 2 + 3 यानी 5 जो है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो प्रिंट आपने लिखा है इसको आपका कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन ये यूजर समझ सकता है ना। मैंने प्रिंट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे नाम देके समझ में आ गया होगा कि हम कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं कि तू प्रिंट कर दे, और क्या प्रिंट कर दे 2 + 3 को प्रिंट कर दे, ठीक है। अब कंप्यूटर तो मशीन की भाषा समझता है, यानी वो 1 0 0 1 यही सब समझता है। तो अब कंप्यूटर ना तो प्रिंट समझ पा रहा है ना आपका 2 + 3 को समझ पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझ पा रहे हैं, तो अब हमको आवश्यकता रहेगी कि जब हमने ऐसा कोड लिखा है जिसको हम अच्छे समझ सकते हैं, अब इस कोड को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट किया जाए ताकि कंप्यूटर इस पे काम कर सके। तो इसके लिए अब हमको आवश्यकता होती है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की, ठीक है।
तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, आपके द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो सबसे बेसिक लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, वहाँ पे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो आप मशीन की भाषा में यानी 0110 की तरह ही काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर तो 0110 को समझता है और आप उसी भाषा में काम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ट्रांसलेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति जो दोनों हिंदी जानते हैं, तो अगर दोनों ही हिंदी जानते हैं तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इंग्लिश जानता है, एक व्यक्ति हिंदी जानता है, तो भाई अब इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब हम असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं, तो असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के लिए काफ़ी सरल होती है, यूजर इसको अच्छा समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाता। तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमको ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लगते हैं। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये असेंबलर कब यूज होता है, कंपाइलर कब यूज होता है, इंटरप्रेटर कब यूज होता है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जब आप मशीन लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, मशीन कोड लिख रहे हैं, तब तो देखो आपको किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप असेंबली भाषा में, देखो ये असेंबली भाषा का कोड है, इस तरीके से आपको असेंबली भाषा में लिखना होता था, तो LDA से यूजर समझ रहा है कि आपको कुछ चीज़ लोड करनी है, STOR से यूजर तो समझ पा रहा है कि आपको कुछ यानी 4 नंबर स्टोर करना है, लेकिन ये स्टोर, ये LDA हम तो समझ पा रहे हैं, हमें याद भी हो जाएगा ह्यूमन को, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो इस कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यकता होती है असेंबलर की, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सेम इसी प्रकार ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको समझना हमारे लिए और भी सरल है। ठीक है, हम इफ का मतलब जानते हैं, देन, एल्स सब कुछ जानते हैं, यानी इफ एल्स हम जानते हैं। इफ का मतलब यदि और एल्स का मतलब हो गया अन्यथा। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर इफ, एल्स, वाइल, एक्स, वाई जो भी आपने लिखा है व्हाटएवर नहीं समझ पा रहा। अब इसको भी हमें मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक तो होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना। अब 2 सॉफ्टवेयर क्यों? 2 सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि होने को तो काम एक ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के कार्य करने का तरीका अलग है। जो कंपाइलर है वो क्या करता है, इस पूरे कोड को, जैसे जो भी ब्लू अक्षर में दिख रहा है ना, इस तरीके की कोडिंग हम करते हैं, तो इस पूरे कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा कौन? कंपाइलर, एक साथ एक ही बार में। लेकिन जो इंटरप्रेटर होगा ना, वो लाइन बाय लाइन चलेगा, यानी पहले वो इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, इस लाइन को कन्वर्ट करने के बाद वापस आएगा और फिर ये दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। सो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन की भाषा में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी हम ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए 2 ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ओके, सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है अंतर की, तो कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे के पूरे कोड को, यानी जो पूरा प्रोग्राम है उसको एक साथ मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन यानी एक एक लाइन को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ओके, और क्वेश्चन यदि ऐसा आए कि मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है, तो भाई यहाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता, क्योंकि हम ऑलरेडी मशीन की भाषा में काम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या आपने देखा कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता है? कंपाइलर की आवश्यकता है। तो जब कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है,
उस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे कंपाइलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो सिंपल सा आपको डायग्राम दिख रहा है कि भाई आपने प्रोग्राम दिया, कंपाइलर ने इसको काम कर दिया, लेकिन ये जो कंपाइलर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बैक साइड बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है कंपाइलर के द्वारा करी गई, उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम यहाँ पे कंपाइलेशन कहते हैं। तो आइए कंपाइलेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो कंपाइलेशन का यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। देखो ये जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है जो कि यूजर इसको अच्छे से समझ सकता है ना। समझ में आ रहा है कि मेन नाम का एक फंक्शन है। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। देख लीजिए, ये जो हैश इंक्लूड लिखा है ऐसा लिखना पड़ता है सी प्रोग्राम में, एक मेन फंक्शन लगाना पड़ता है। लेकिन हम उसके अंदर आते हैं तो ये प्रिंट एफ आपको समझ में आ रहा है। हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो सी लैंग्वेज में उसको प्रिंट एफ करके लिखना होता है। ठीक है, और वाट एवर जो भी हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें प्रिंट एफ है, मेन है, इंक्लूड है, रिटर्न है, ये हमें समझ में आ रहा है और यूजर को इस तरीके से लिखना काफ़ी सरल है। सी प्रोग्राम के डीप में मत जाइएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरीके के उदाहरण कई बार आ जाते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सी का प्रोग्राम ऐसे लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आप सी का प्रोग्राम, इसी तरीके से आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, या कोई भी आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें यूज होने वाले शब्द ऐसे हैं जो यूजर समझ सकता है, लेकिन इसमें यूज होने वाले शब्द कंप्यूटर को समझ में नहीं आते। तो अब हमें आवश्यकता होती है यहाँ पे कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे कोड को इस तरीके से 0110 इस तरीके से मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये जो कंपाइलर के द्वारा जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो रही है, इसी प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कंपाइलेशन कहते हैं। सोर्स कोड किसे कहते हैं, तो भाई ये जो यूजर के द्वारा लिखा गया कोड है इसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। और ये जो मशीन की भाषा में जो कोड कन्वर्ट हुआ है इसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ओके, सो ये कन्वर्ट कौन कर रहा है, कंपाइलर। तो कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर सोर्स कोड की सिंथेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर को चेक करता है। ठीक है, देखो अब जो कंपाइलर है वो क्या है, पहली लाइन में आप समझ के कि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स कोड यानी आपके द्वारा लिखा गया कोड। अब बहुत चांसेस है कि भाई जो कोड आप लिखोगे इसमें आप कुछ ना कुछ गलती भी कर सकते हो। ये क्या है, प्रोग्रामिंग है। जैसा इसका तरीका बना हुआ है ना उसी तरीके से आपको उसको लिखना होगा। यदि आप इसमें कोई गलती करते हैं तो कंपाइलर आपकी गलती को पहले सुधारता है, यानी वो पहले आपको नोटिस देता है कि आपने लाइन नंबर 2 में ये गलती करी है, लाइन नंबर 3 में ये गलती करी, आप पहले इस गलती को सुधारो। आप जब उस गलती को सुधारते हो तभी आपका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में हमने बता दिया कि जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। पर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने से पहले कंपाइलर जो है वो आपके सोर्स कोड की सारी एरर को चेक करता है। इस एरर को हम सिंथेटिकल या स्ट्रक्चरल एरर भी कहते हैं। तो अगर आपके सोर्स कोड में कोई गलती है तो पहले कंपाइलर उसको चेक करेगा और चेक करके आपसे एरर सुधरवाएगा। जब आप एरर पूरी तरह सुधार देंगे तभी वो मशीन की भाषा में उसको कन्वर्ट करेगा। और मान लो कोई गलती नहीं है, आपका सोर्स कोड एकदम सही है, तो कंपाइलर तुरंत आपके सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और यही प्रोसेस कहलाती है इसकी कंपाइलेशन। ओके, तो देखिए ये आपके सामने डायग्राम में कंपाइलेशन की पूरी प्रोसेस बताई गई है इसमें। लेकिन इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए हम पहले इसका बेसिक डायग्राम समझते हैं, जो कि ये छोटा सा है। ठीक है, तो देखिए कंपाइलेशन तो आप जानते हैं कि कंपाइलेशन क्या होता है। कंपाइलेशन का अर्थ होता है कि जब कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है तो उस दौरान वो जो भी प्रोसेस करता है उस पूरी प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपाइलेशन की प्रोसेस है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला होता है प्री प्रोसेसर, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है असेंबलर और चौथा होता है लिंकर। ठीक है, आइए इन सबको हम बारी बारी समझ लेते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, फिर जानते हैं कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर क्या होता है। देखिए प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये देखिए ये है आपका पूरा सी का कंप्लीट प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब
जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें सी का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखना होता है। हालांकि बहुत आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ कि सी का प्रोग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, सी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में पाइथन है। लेकिन सी के बारे में बेसिक इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि जो पाइथन है वो सी के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे सी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है उसमें सी कंपाइलेशन के प्रोसेस जो है वो दी गई है आपके सिलेबस में, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सी को जान रहे हैं। तो बस सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, इसके अंदर आपको बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो हम ये सी का प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये हैश से लेकर यहाँ तक ये सी का प्रोग्राम है। सी का प्रोग्राम लिखने के लिए हमको सबसे पहले हैश इंक्लूड लगाना पड़ता है। ये जो हैश इंक्लूड है ना, इसी को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में हम हैश इंक्लूड तो लिखना ही होता है। इसके बाद हमें इस तरीके के ब्रैकेट में लिखना होता है stdio.h। stdio.h क्या है? stdio.h जो है वो एक फाइल है। देखिए जो सी का कंपाइलर होता है ना, सॉफ्टवेयर जो होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में ढेर सारी फाइल्स होती हैं और हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो stdio.h है, ये एक हेडर फाइल है जो कि कंपाइलर की लाइब्रेरी में रखी हुई है। इस फाइल के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका पूरा नाम होता है std मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट और o मतलब आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे stdio.h में है। तो हम यहाँ पे सी को पहले बोलते हैं कि सबसे पहले तो तू फाइल लेकर आ जा, हमारे प्रोग्राम में अपनी stdio फाइल को तू इंक्लूड कर दे, क्योंकि हम इससे रिलेटेड फंक्शन का भी इसमें यूज़ करेंगे। हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो आपको प्रिंट एफ दिख रहा है, ये एक आउटपुट फंक्शन है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है? प्रिंट करवा रहा है। और आप सभी जानते हैं प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट। तो ये आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए यानी आउटपुट फंक्शन लिखने के लिए हमें आउटपुट की फाइल को लगाना होता है। इसलिए हम कह रहे हैं हैश इंक्लूड, यानी आप क्या करो, इंक्लूड कर दो stdio फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर। और इंक्लूड के पहले हमको हैश लगाना ही होता है, एक तरीका होता है। तो ये चीज़ कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, आपकी इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को रीड करेगा, इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको रीड करेगा, प्रिंट एफ का मतलब समझेगा कि प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा हुआ है उसको किस तरीके से इस पे काम करना है। ओके, सो ये होती है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, है ना, जिसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। तो कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर सबसे पहले इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को देखता है, फिर इससे रिलेटेड फंक्शन को समझता है कि आखिर उसे इस प्रोग्राम में करना क्या है, ठीक है। तो कंपाइलर सबसे पहले प्री प्रोसेसर को देखेगा, उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, उसके बाद कंपाइलर आपके कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा। लेकिन मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले वो आपके इस प्रोग्राम की गलतियों को छांटेगा, यदि आपने की है तो जब तक आपका पूरा प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता तब तक वो इसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो दूसरी प्रोसेस में कंपाइलर जो है वो एरर फाइंड आउट करता है। एरर फाइंड आउट करने के बाद यूजर को बताता है, और जब पूरा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है, या हो सकता है ये भी हो सकता था कि प्रोग्राम पहले से एरर फ्री हो, यानी आपने पहली बार में बहुत अच्छा बना दिया हो, पहली बार में बनाया अच्छा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पहली बार में ही बिल्कुल सही प्रोग्राम नहीं बनाया, तो कंपाइलर इस प्रोग्राम को सुधरवाएगा, एरर फ्री करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर की पहली शर्त कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री होना चाहिए, और एरर फ्री हो जाने के बाद अब वो आपके इस प्रोग्राम को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, सीधे मशीन की भाषा में कन्वर्ट नहीं करता। वो तो हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कि कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, नहीं, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को पहले तो असेंबली भाषा के पास ले जाएगा, यानी असेंबली में कन्वर्ट कर पाएगा। अब असेंबली भाषा में कोई भी प्रोग्राम लिखा होता है, उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? असेंबलर की। तो कंपाइलर ने पहले आपका प्रोग्राम देखा, इस एरर फ्री है, तो उसको असेंबली भाषा में कन्वर्ट किया। असेंबली भाषा में कन्वर्ट करने के बाद अब आवश्यकता पड़ी असेंबलर की, तब असेंबलर उस असेंबली भाषा को अब वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मशीन की भाषा में कन्वर्ट तो हो गया, कन्वर्ट होने के बाद अब उस प्रोग्राम को क्या क्या करना है वो सारी जानकारी उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में इस stdio फाइल में क्या है, रखी हुई है। तो अब बारी आती है लिंकर की, ठीक है।
देखो मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो गया, मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाने का मतलब अब आपके कंप्यूटर को आपका प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि उसको क्या क्या करना है। तो अब आपके कोड में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस कोड को वो अपने जो भी उसके अंदर पहले से बनी बनाई फाइलें रखी हुई है, जैसे stdio पहले से बनी हुई है, इस कोड से क्या करेगा, लिंक करेगा। तो लिंकर का काम होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट कोड में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको क्या करना, लिंक करना। ओके, तो आपकी पूरी कंपाइलेशन की प्रोसेस में यहाँ ये कह लीजिए कि जो आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस है पूरी 4 भागों में बढ़ती है। पहली होती है प्री प्रोसेसर, दूसरी होती है कंपाइलर, तीसरी होती है असेंबलर और चौथी होती है लिंकर। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसको हम .c के नाम से सेव करते हैं। यदि आपसे एक परीक्षा में पूछा जाए C का एक्सटेंशन नेम क्या है या C प्रोग्राम को सेव करने का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .c होता है। तो सबसे पहले तो आपने सोर्स कोड लिख दिया। सोर्स कोड लिखने के बाद सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रन हुई, यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे काम हुआ। उसके बाद कंपाइलर आया, कंपाइलर ने इस पूरे कोड को सबसे पहले असेंबली कोड में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब असेंबली कोड में कोई प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ यानी असेंबली भाषा में बन चुका है, तो अब उसके लिए आवश्यकता होती है हमारे पास असेंबलर ट्रांसलेटर की, क्योंकि कंपाइलर ने आपकी इस प्रोग्राम को असेंबली भाषा में कन्वर्ट किया है। अब असेंबलर आपकी असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा, जिसको कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसको लाइब्रेरी से लिंक कराया जाएगा। लाइब्रेरी मतलब जो लाइब्रेरी की जो फाइल आपने यहाँ पे इंक्लूड करी है ना, इसको, तो आपका ये जो पूरा ऑब्जेक्ट कोड इस फाइल से लिंक होगा। ओके, तो लिंकर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी से लिंक करता है और लिंक करने के बाद फिर एक कोड तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, या फिर एक फाइल तैयार होती है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये पूरी होती है आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा कंपाइलेशन की प्रोसेस को 4 भागों में बांटा जाता है, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। तो ये तो है बेसिक डायग्राम। अब इसका एक ब्रॉड डायग्राम भी आता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल वही चीज़ इसमें बताई गई है, बस यहाँ पे एक लोडर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपना प्रोग्राम लिखोगे। तो देखिए स्टेप 1 लिखी होगी कि राइट सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखने के बाद आपके जो सोर्स कोड है यानी आपके जो .c से आपने अपनी फाइल को सेव किया है, और .h का मतलब होता है हेडर फाइल। ये जो यहाँ पे लिखी हुई ना .h, कोई सी भी आप फाइल लिखोगे ना, जैसे stdio ये फाइल का नाम है। इस तरीके की और भी फाइलें होती है, जैसे कोनियो होती है, मैथ होती है, ढेरों फाइलें होती हैं। तो फाइलों के नाम तो ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन उनके बाद में .h लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये बताता है कि क्या एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले तो आप एडिटर में सोर्स कोड लिखोगे, उसको आप .c से क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अब प्री प्रोसेसर जो है ये काम करना शुरू करेगा। प्री प्रोसेसर में हम क्या करेंगे, फाइल को इंक्लूड करेंगे। देखो हमने यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल को इंक्लूड करेंगे, जो भी इसमें जो सिंबल इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी ये हैश है ना, तो इस सिंबल को हम क्या कर देंगे, हम रिप्लेस नहीं करते, सॉरी, मतलब हम तो लिखते हैं, कंपाइलर इन सिंबल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और इस फाइल को क्या करवा देगा, इंक्लूड करवा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिखा जो कि .c से हमने सेव किया, फिर प्री प्रोसेसर का काम आया। प्री प्रोसेसर के बाद अब बारी आई कंपाइलर की। कंपाइलर ने क्या किया, असेंबलर के पास गया और असेंबलर की सहायता से फिर उसने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। जब आपका कोड कन्वर्ट हो गया तो लिंकर ने क्या किया, आपके ऑब्जेक्ट फाइल को और आपकी जो लाइब्रेरी है उन दोनों को आपस में क्या करा, लिंक करा। अब लिंक करने के बाद जो फाइनल कोड बन गया उसको मेमोरी के अंदर लोड किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को और लाइब्रेरी की फाइल्स को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके जो कोड बना है, लिंक करने के बाद एक पर्टिकुलर कोड बनेगा, उस कोड को मेमोरी में जाके क्या कर देगा, लोड कर देगा। अब मेमोरी में लोड हो जाने के बाद उस पूरे प्रोग्राम को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट करा जाएगा और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। यानी आपने जो भी इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 लिखी हुई हैं। इनको प्लीज़ आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंक एडिट, इतने भाग को हम बिल्ड
एरिया के नाम से जानते हैं, लोड और एग्जीक्यूट इसको हम रन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। ओके, तो ये आप जान गए हैं। तो चलिए आइए अब हम यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम चलाने के लिए चरणों को सही क्रम की पहचान करें। यानी प्रोग्राम चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। तो कंपाइलेशन का जो सही चरण है वो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो आपको कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक दे दिया, है ना, तो हमारा जो पहला है वो यहीं गलत हो गया। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको सबसे पहले क्या मिल गया, कंपाइल मिल गया, तो ये भी गलत हो गया। भाई हम कोई भी प्रोग्राम को जब चलाएंगे उसके पहले उसको बनाएंगे तो उसकी कोडिंग तो करेंगे। तो देखो कोड तो हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो अभी हमारे बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है। कोड लिखने के बाद फिर कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो जाने के बाद जब वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है तब उनको हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। यहाँ तक भी सही है। लिंक करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा एग्जीक्यूट, नहीं, लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट कैसे हो जाएगा, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल को लिंक ही करा है। लिंक करने के बाद जो हमारा कोड बना है इसको हमें मेमोरी के अंदर लोड भी करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट तो यहाँ गलत हो गया, अब हमारा लोड सही है। यानी हम लिंक करने के बाद लोडर की सहायता से प्रोग्राम को लोड करते हैं और लोड करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही आंसर रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेटर से रिलेटेड है। अभी आपने देखा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं। तो हम ट्रांसलेटर को क्या प्रोग्राम बोलते हैं, क्या एडिटर बोलते हैं, क्या हमारे जो ट्रांसलेटर हैं वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर होते हैं, या फिर ट्रांसलेटर हमारी एक मशीन लैंग्वेज है। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा सी। ठीक है, जो ट्रांसलेटर है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को हम यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, यदि हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि कंपाइलर ने क्या किया, असेंबली कोड को जनरेट किया और उसने फिर असेंबलर की सहायता से सोर्स कोड को जनरेट कर दिया। लेकिन ये जो असेंबलर है ये एक छुपी हुई प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे जनरल भाषा में यही जानते हैं कि जो कंपाइलर है वो मशीन की भाषा में प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और जो असेंबलर वगैरह वो उसके बैक साइड की एक छुपी हुई प्रोसेस है जो बैक साइड में चलती रहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी जो यूजर के द्वारा लिखा गया सोर्स कोड के उसको ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन की भाषा में कौन सा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका कंपाइलर ही रहेगा, असेंबलर नहीं होगा। यदि यहाँ पे ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, अच्छा यदि यहाँ पे ऐसा पूछ लिया जाए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, तब भी आंसर आपका कंपाइलर होगा। लेकिन ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, तो उस कंडीशन में आंसर फिर आपका असेंबलर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से। अभी हमने जो चित्र देखा उस अकॉर्डिंग तो हमको समझ में आ रहा है कि कंपाइलर ने असेंबली कोड तैयार किया, फिर असेंबलर ने मशीन की भाषा में बदला। ये एक बैक साइड की प्रोसेस है। लेकिन हम फ्रंट साइड की प्रोसेस देखें तो सारा काम हम किसको सारा काम जो है वो हमारा कौन कर रहा है, कंपाइलर ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कंपाइलर ही रहेगा। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पर आ गया। ये हम पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देता है सेम टाइम पर, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा कंपाइलर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी पूछा सेम चीज जा रही है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट तो करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी गई है लाइन बाय लाइन, और यहाँ पर लाइन बाय लाइन नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था सेम टाइम। तो ध्यान रखना, या तो सेम टाइम लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो यहाँ पर, तब तो कंपाइलर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन लिखा हो, यानी ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो वहां पर आपका सही आंसर फिर होगा इंटरप्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर इज टू।
यानी कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, तो आप सभी जान के कंपाइलर का फंक्शन होता है कि यूजर के द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी प्रोग्राम द्वारा उपयुक्त रूप से निर्देशों का अनुवाद करें। ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन, यानी जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन है उनको ट्रांसलेट करता है, किस रूप में, तो यहाँ पे लिखा है इनटू ए फॉर्म ऑफ सुटेबल बाय प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए जो भी एक सुटेबल फॉर्म होता है उस रूप में कंपाइलर तैयार करता है। ये घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है, सीधी सी बात तो यही होती है कि जो कंपाइलर का फंक्शन यही होता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी यूजर के द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसी भाषा को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कंपाइलर का फंक्शन है वो क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरीके के थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं लेकिन पूछा घुमा फिरा के जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, assembler is used to convert the program code into binary information, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यानी ये देखिए ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपके पास ट्रू और फॉल्स आए, तो ये पूछ रहा है कि जो असेंबलर है क्या वो आपके प्रोग्रामिंग कोड को बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर आंसर ए ही होगा, यानी ट्रू। देखो जो असेंबलर है वो आपके प्रोग्राम कोड को बाइनरी भाषा यानी मशीन की भाषा में तो कन्वर्ट करता है। ठीक है, यदि आप असेंबलर की बात करें तो असेंबलर हमारा क्या यूज हो रहा है, असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए यानी मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, असेंबलर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो असेंबलर का काम होता है कि आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम कोड को बाइनरी इंफॉर्मेशन यानी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर देना। ये भी घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आइए जानते हैं टेस्टिंग के बारे में और डिबगिंग के बारे में। टेस्टिंग से यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है या सॉफ्टवेयर बनता है तो बनाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, यानी परखा जाता है कि सॉफ्टवेयर हमारा सही तरीके से बना है या नहीं बना। अब सही तरीके का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कोडिंग सही करी है, सही तरीके का मतलब कि अब जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है या सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है, ये एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई एरर्स नहीं आएंगी, ये यूजर के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरीके से हर लेवल पे इसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं टेस्टिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रामाणिकता और तकनीकी क्षमता को जांचने की एक प्रक्रिया होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त सॉफ्टवेयर बग का मतलब होता है एरर यानी त्रुटि। ठीक है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो उससे हमें ये प्रामाणिकता मिल जाती है, ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो बग फ्री है या एरर फ्री है। अगर वो एरर फ्री है यानी कि इसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर आपका काफ़ी अच्छा चलेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है यानी इस पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, यानी एक स्मूथ काम आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के द्वारा यह मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या कमी है और फिर उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सी एरर है, क्या कमी है, क्वालिटी के लेवल पर डाउन तो नहीं है, ये शुद्ध है या नहीं, यानी कि एकदम प्योर सॉफ्टवेयर है या नहीं, जो यूजर ने मांगा था वही सॉफ्टवेयर है या नहीं, ये मतलब होता है हमारा यहाँ पे प्योरिटी से। तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान कि ये एकदम शुद्ध है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं, इसके अंदर तकनीकी तरीके से सही है या नहीं। अगर मान लो कोई भी कमी निकलती है तो फिर इसको सुधार किया जाता है। ठीक है, तो टेस्टिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ हम गलतियों को फाइंड आउट करते हैं, क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं, तकनीकी क्षमता को फाइंड आउट करते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को फाइंड आउट करना। अब कोई गलती निकली है तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, तो गलतियों को सुधारने के लिए की जाती है डिबगिंग। तो ध्यान रखना, टेस्टिंग का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, यानी सॉफ्टवेयर की गलतियों को, उसकी एरर को या उसमें कोई भी कमी है उसको फाइंड आउट करना। लेकिन डिबगिंग का अर्थ होता है कि जो भी टेस्टिंग के दौरान आपने फाइंड आउट किया है उसके कारण को जानना और फिर उन सब चीज़ों को सुधारना। आइए देखते हैं डिबगिंग।
डिबगिंग की प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर के बग एरर आने के पीछे का कारण फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हम एरर फाइंड आउट करते हैं, बल्कि डिबगिंग में हम क्या करते हैं, एरर आने के पीछे का कारण कि आखिर ये एरर क्यों आई है ये फाइंड आउट किया जाता है, और फाइंड आउट करने के बाद उस एरर को सॉल्व किया जाता है और फिर से चेक किया जाता है। देखो कोई एरर आई, आपने उसको सुधारा, अब सुधारने के बाद फिर से चेक करोगे ना कि हमने सही तरीके से सुधार दिया या नहीं, वो एरर सुधरी या नहीं। तो सॉफ्टवेयर में एरर को फाइंड आउट करना, एरर के पीछे का कारण फाइंड आउट करना, फिर उसको सुधारना और फिर पुनः चेक किया जाता है कि अब हमारा सॉफ्टवेयर एकदम सही है या नहीं। यदि मान लो आपने सुधारने के बाद चेक किया फिर से एरर आ गई, तो भाई आपको उस एरर को फिर से दूर करना पड़ेगा और फिर पुनः चेक करना पड़ेगा कि अब हमारा सॉफ्टवेयर एरर फ्री है या नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है टेस्टिंग की, यानी एक एरर को फाइंड आउट करने की, उसको सुधारने की, ये प्रक्रिया हमको कंटिन्यू बार बार करनी पड़ेगी और तब तक करनी पड़ेगी जब तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एरर फ्री ना हो जाए। ठीक है, अब जो डिबगिंग है, यानी हम क्या करते हैं, डिबगिंग में एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब एरर के आने के पीछे का कारण फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर ये एरर क्यों आई है। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर की एरर को फाइंड आउट करते हैं या उसको सुधारते हैं, तो सुधारने का क्या होता है, एक अलग अलग लेवल होता है। देखिए कोई सॉफ्टवेयर है या मान लो कोई प्रोडक्ट की हम बात करें, तो वो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप में काफी बड़ा होता है। तो आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ यदि छांटने बैठोगे कि इसमें क्या गलतियां हैं, एक साथ सुधारने बैठोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ लेवल बना लेते हैं सॉफ्टवेयर को छांटने के, अलग अलग लेवल बना लेते हैं। जैसे कई बार हम टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि हमने एक एक पार्ट को टेस्ट कर लिया, कई बार टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं कि आज हमने इतनी टेस्टिंग कर ली, अब इसके बाहर जाके हम दूसरा इससे रिलेटेड पार्ट को हमने टेस्ट कर लिया। और कई बार ऐसा हो भी सकता है कि सॉफ्टवेयर छोटा है या पॉसिबिलिटी है, टीम मेंबर्स अच्छे हैं, ज़्यादा है, या सॉफ्टवेयर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को भी एक साथ टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल होते हैं डिबगिंग करने के। ठीक है, तो टेस्टिंग करके हम क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं, और डिबगिंग करने के हमारे पास अलग अलग लेवल होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिबगिंग करने के अलग अलग लेवल होते हैं, यानी हो सकता है पूरे सॉफ्टवेयर की एक साथ डिबगिंग की जाए या फिर सॉफ्टवेयर की अलग अलग फाइल होती है उन पर डिबगिंग की जाए। तो डिबगिंग में अलग अलग काम को परिभाषित करने के लिए अलग अलग स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं। देखो डिबगिंग में मैंने अभी आपको बताया अलग अलग लेवल होते हैं, तो हर एक लेवल को अलग अलग तरीके से यहाँ पे परिभाषित कर दिया। जैसे कि आप यदि पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ डिबगिंग करते हो तो उसको अलग परिभाषित कर दिया, अलग तरीके से बताया जाता है। हम सॉफ्टवेयर के एक एक पार्ट को डिबगिंग करने तो उसको अलग तरीके से बताया जाता है। तो हर अलग अलग लेवल को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। और वो कौन कौन से लेवल होते हैं जान लीजिए, उनके नाम जान लीजिए, फिर हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है लेवल स्टेप इनटू, दूसरा होता है स्टेप ओवर, तीसरा होता है स्टेप आउट। ये तीन अलग अलग लेवल होते हैं जिनके ऊपर या कह लीजिए कि इन लेवल के आधार पर हम सॉफ्टवेयर को डिबग करते हैं। चलिए जान लेते हैं स्टेप इनटू, स्टेप ओवर और स्टेप आउट होता क्या है। स्टेप, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप इनटू। स्टेप इनटू से ये मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक लाइन पर सीक्वेंस में यानी लाइन बाय लाइन डिबगिंग करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम स्टेप इनटू टाइप की डिबगिंग कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अपने पूरे प्रोजेक्ट की या पूरे सॉफ्टवेयर की एक एक लाइन को डिबग करते हुए चलेंगे कि प्रत्येक लाइन में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। दूसरी होती है स्टेप ओवर। अगर हम स्टेप ओवर डिबगिंग कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पूरे फंक्शन पर डिबगिंग करते हैं। देखो जो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा प्रोग्राम होता है ना, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं ताकि हमारा काम सरल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फंक्शन से जान लीजिए, जैसे आप कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। एडिशन का अलग पार्ट है, सब्ट्रैक्शन का अलग पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन का अलग है, डिवाइड का अलग है, और भी ढेरों तरीके की कैलकुलेटर में चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम पूरा के पूरा कैलकुलेटर एक साथ ना बनाते हुए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे। पहले हम एडिशन का एक फंक्शन बना देंगे ताकि उसमें जितनी भी एडिशन की चीजें सब डिफाइन कर दी। यदि एडिशन सही बन जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, तो हम सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का बनाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रत्येक काम के लिए एक अलग अलग फंक्शंस बना देते हैं। और फंक्शंस जो है वो आप जैसे जैसे पाइथन पढ़ोगे आपको समझ में आते जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप ओवर का ये मतलब है जब हम किसी एक पूरे फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, पूरे एक फंक्शन की टेस्टिंग करते हैं या पूरे एक फंक्शन के ऊपर डिबगिंग करते हैं, तो इसको हम स्टेप ओवर कहते हैं। तीसरा है स्टेप आउट।
स्टेप आउट में हम क्या करते हैं, स्टेप आउट का मतलब आउट से समझ में आ जाओ, बाहर निकल जाओ। देखो अभी हमने क्या किया, पूरे फंक्शन के ऊपर टेस्टिंग करते हैं स्टेप ओवर में। अब जिस भी फंक्शन पर हम हैं, हम सोचते हैं इससे रिलेटेड हमारे किसी दूसरे फंक्शन पे जंप कर जाते हैं, है ना। हमने एक फंक्शन टेस्ट करा, अब हो सकता है इस फंक्शन से हमारे पास टाइम है, अभी हम और काम कर सकते हैं, तो इस फंक्शन से रिलेटेड दूसरे फंक्शन पे हम क्या काम करते हैं, जंप करते हैं। तो एक फंक्शन से बाहर निकल जाना, यानी जिस करंट फंक्शन में अभी आप हो, आपको लगता है कि इस सिचुएशन से अभी हमें बाहर निकल जाना चाहिए, अभी हमें किसी और फंक्शन को जांच कर लेना चाहिए, तो अगर आप ऐसी कोई स्टेप करते हैं, जैसे आपको लगा रहा है कि इस फंक्शन पे काफ़ी टाइम लगेगा या इस फंक्शन की टेस्टिंग हम बाद में करें वो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो उस करंट फंक्शन से आप बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है या जो लेवल है उसको हम स्टेप आउट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यू जान लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारा टेस्टिंग के ऊपर ही है। तो जो टेस्टिंग है वो हर एक संभव वैल्यू पर होती है, यानी प्रत्येक डाटा के ऊपर होगी, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डाटा है इसके ऊपर भी टेस्टिंग होगी। जितने भी केस हैं, केस का मतलब होता है सिचुएशंस आना, जैसे हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लें, कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर का, तो एडिशन एक केस हो सकता है, जो एडिशन फंक्शन है ना वो एक केस हो सकता है, जो हमने अब सब्ट्रैक्शन फंक्शन देखा वो भी एक केस हो सकता है। तो केस बदलते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा प्रोजेक्ट में होता है, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तभी आप जान लीजिए केस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो जो टेस्टिंग है ना वो डेटा, केस, वेरिएबल, क्वालिटी, तकनीकी प्रॉब्लम, हर चीज के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मैंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इट इंक्रीज द स्कोप फॉर कोड इंस्पेक्शंस, यानी जो आपकी टेस्टिंग है वो क्या करती है, जो आपने कोड लिखा है उसको अच्छे तरीके से चेक करने का स्कोप को बढ़ाती है, यानी आप किसी कोड को कितने अच्छे तरीके से और कितने लेवल पे आके चेक कर सकते हो, ये चीज आपकी टेस्टिंग बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल, यानी आप जो टेस्टिंग कर रहे हो या टेस्टिंग की प्रोसेस कर रहे हो उसका पहला लक्ष्य या पहला उद्देश्य क्या होता है। तो टेस्टिंग करने का पहला उद्देश्य ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी बग है यानी कोई भी एरर है उसको क्या करना, देखना। यानी टेस्टिंग प्रोसेस का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि हम सबसे पहले क्या देखें, इसका एरर देखें कि इसके अंदर क्या क्या एरर है। उसके बाद फिर बात आती है उसकी क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी की, उसकी तकनीकी क्षमता की, ये सब बातें तो बाद में आती है। सबसे पहला उद्देश्य टेस्टिंग का यही होता है कि हम उसके अंदर प्रेजेंट बग्स को देख सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसने पहला उद्देश्य पूछा है, तो पहला उद्देश्य तो बग को ही देखना होता है, बाकी के फिर बग हट जाने के बाद फिर हम उसकी क्वालिटी, तकनीकी क्षमता, सब चीज़ों को देखते हैं। तो जो हमारा ए है यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज, यानी सॉफ्टवेयर में कोई मिस्टेक हो जाती है कोडिंग करने के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं। यानी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस दौरान कोडिंग जो लिख रहे हैं उसमें यदि हमसे कोई गलती हो जाती है ना, हम कोई गलती कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम अपनी गलती को एरर बोलते हैं, और एरर का दूसरा नाम यहाँ पर बग भी होता है। तो यहाँ पे बग हमारा सही आंसर रहेगा, तो ये लिखा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर के नाम से जानते हैं। तो आपको सही आंसर पता चल ही गया होगा, बग। तो यहाँ पे बग और डीबग से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यू आते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग इन नॉलेज। देखो बग को देखना यानी एरर को देखना वो तो टेस्टिंग हो गई, लेकिन उस एरर को सॉल्व करना क्या कहलाती है, डीबगिंग। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एरर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डीबगिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग डीबगिंग। देखो जब हम डीबगिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा लेवल या कौन सा पार्ट नहीं होता। अभी आपने पढ़ किया कि अलग अलग लेवल होते हैं, और 3 लेवल आपने पढ़े, स्टेप इन, स्टेप ओवर, स्टेप आउट। ठीक है, तो देखो स्टेप ओवर तो होता ही है, स्टेप आउट भी आपने पढ़ लिया, बट स्टेप अप यहाँ पे कोई लेवल या कोई स्टेप नहीं होता डीबगिंग का। तो यहाँ पे यही पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट,
ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कमेंट इन द प्रोग्राम मेक डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम इजियर। कमेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई कोड कर रहे हैं ना, तो कोड करते दौरान हम कभी कभार कुछ टिप्पणी लिख लेते हैं उस कोड के बारे में, तो उस टिप्पणियों को या उस नोट को हम कमेंट्स कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिखते हैं, कोई टिप्पणी लिखते हैं, तो उससे क्या हमारे प्रोग्राम को डिबग करना यानी एरर को हटाना सरल हो जाता है। तो आंसर हमारा होगा ए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने कोड लिखते हैं और कोड में आप टिप्पणी लिखते जाते हैं कि ये वाला कोड हमने इसलिए लिखा है, जैसे आपने एडिशन का कोड बनाया तो आपने लिख दिया ये वाला कोड हम एडिशन के पर्पज से लिख रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसे आप एरर को फाइंड आउट करोगे, एरर को छाटोगे तो आपको समझ में आएगा ना ये एडिशन का कोड है, कहीं ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं ये मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, ऐसे बकायदा आपको लिखी हुई टिप्पणियां मिल जाती है, तो वो उस चीज़ से क्या होती है, एरर को फाइंड आउट करना सरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, फॉर एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे आपके नोट्स होते हैं या आप किताब में से कुछ पढ़ रहे हो, अब कोई शब्द आ जाता है कठिन, अब आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हो, वहीं के वहीं पेंसिल से एरो का निशान लगा के उसका अर्थ लिख लेते हो, उसका मतलब लिख लेते हो, तो अब फिर जब आप दोबारा से रीड करते हो तो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाता है वो वाला काम करना। बस वही चीज़ आपके प्रोग्राम में कमेंट कहलाती है कि आप कोड के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी लिख देते हो, उसी को हम कमेंट कहते हैं, और कमेंट लिखने से हमारे प्रोग्राम की जो डिबगिंग प्रोसेस है वो काफ़ी सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफेक्टिव टेस्टिंग विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या आपकी जो टेस्टिंग इफेक्टिव है, यानी आपकी टेस्टिंग यदि बहुत अच्छी है, क्या वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करेगी? हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा तभी साबित होता है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जिसको जो कि ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बारे में थ्योरी। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।